ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोंक से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नाबालिग को बंधक बनाकर लूट कांड किया गया और इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। पीड़ित का भांजा ही वारदात का मुख्य सरगना निकला। आरोपी भांजे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भांजा आमिर मेव सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी से वारदात के दौरान काम में ली गई पिस्टल भी पुलिस की ओर से जब्त कर ली गई है। पुलिस ने समीर नकवी और मोहम्मद ताकीर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट में जो राशि लूटी गई थी 17,19,000 रुपए, उन्हें भी बरामद कर लिए गए हैं। तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी को पकड़ा गया है। 5 मई को डाइट रोड पर 20 लाख रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया गया था, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले पर पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट की राशि भी पुलिस की ओर से बरामद की गई है। जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बजरी खनन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लूनी नदी के पास भटिंडा गांव में यह घटना घटी। देर रात खनन को लेकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हुआ। हाथों में लठ लिए धक्का मुक्की करते हुए दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गया। बजरी खनन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि कुछ लोग वहां पर समझाइश की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्ष में जबरदस्त गुस्सा है और ये मानने को तैयार है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। गैंगस्टर संपत नेहरा के मामा का जुलूस निकाला गया है। झुंझुनू के प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती मांगी गई थी और इसी मामले में गिरफ्तारी की गई है। चूरू के हमीरवास थाना क्षेत्र का निवासी राजेश संपत का मामा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। राजेश जाट और झुंझुनू निवासी अशोक ढोकिया का जुलूस भी निकाला गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिससे कि आमजन में पुलिस के लिए विश्वास पैदा हो और अपराधियों में खौफ पैदा हो। इसे लेकर दोनों अपराधियों का जुलूस निकाला गया। कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों को पैदल लेकर कालू मार्केट पहुंची। यहां पर उन्हें सड़कों पर चलाया गया है और आसपास लोगों को यह संदेश देने की भी कोशिश कि अपराधियों से डरे नहीं। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया। समस्या का समाधान नहीं होने पर आत्मदाह की भी चेतावनी और धमकी दी गई है। लूनी थाना क्षेत्र के उतेसर गांव की यह घटना है। लूनी थाना अधिकारी हुकम सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं। युवक की समझाइश की कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए, एक बार फिर से पानी की टंकी पर जोरदार हंगामा हो रहा है। इस बार मांग है पानी देने की। भीषण गर्मी है और प्रचंड गर्मी में पानी के बिना गुजारा कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। जहां पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन दिखाई दिया। पेट्रोल की बोतल लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा है और उसका कहना है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी वो नीचे नहीं उतरेगा। और खबर यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका और नेटो से नए घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिल पाए, लेकिन इधर पुतिन का रूस यूक्रेन की जमीन को रौंदते हुए कब्जा करता जा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन की तरफ से आखिरी दांव खेल दिया है। दावा किया जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग जेलेंस्की के इस कदम को सुसाइड मिशन कहने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। हुर्रा! 10,000 किलोमीटर में रूस की कब्र। 800 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। 800 दिन के बाद भी यूक्रेन रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 800 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के 1,19,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में रूस जमीन पर यूक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन रूस से जंग
जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन के खार्किव और अब दिविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बॉर्डर। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉर्डर पर अपनी पूरी फौजी ताकत को लगाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अगर कुल बॉर्डर की लंबाई, चौड़ाई और वर्ग किलोमीटर में जोड़ा जाए तो यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर इलाके में किलेबंदी करना शुरू कर दी है। रूस की सेना अभी बिना रोक टोक के यूक्रेन के बॉर्डर को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड, बंकर और रॉकेट फोर्स के जरिए बॉर्डर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉर्डर तैयार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि ऐसा करने में एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। РЕП, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटे में भीषण हमलों से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 800 से ज्यादा दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону. जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है।
हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाती तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Мы же заберем его оттуда, вместе с вами. Я лежала на диване, якраз надо мною потом. Особливо ці 2 дня, так і день і ніч, страшно, що робиться. Хай Бог милує і країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. हारते यूक्रेन ने भी रूस पर कुछ ऐसे हमले किए हैं जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें दी हैं जो पिछले 24 घंटे में रूस के लिए यमराज बन चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर लंबी दूरी वाली 8 ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। क्राइमिया में हुए यूक्रेन के इस हमले में रूस का स्पेस रेडार स्टेशन तबाह हो गया है। यूक्रेनी समर्थकों ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम 8 ATACMS मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से रूस के स्पेस रेडार स्टेशन में मौजूद दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए हैं। 2014 से यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस पर यूक्रेन ने अमेरिका की ATACMS के जरिए घातक और भीषण हमला किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो यूक्रेन जीतेगा या फिर रूस पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगा। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर के पूर्व कलेक्टर अंतर सिंह धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। मानसरोवर थाना इलाके की यह घटना है। अंतर सिंह नेहरा की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हुआ है। 2 युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। 55,000 रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। मानसरोवर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व कलेक्टर अंतर सिंह धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और इसे लेकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। तो पूर्व कलेक्टर ही शिकार हो गए हैं धोखाधड़ी के। ये बड़ी खबर मिल रही है मानसरोवर थाना इलाके से, जहां पर पूर्व कलेक्टर को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है। 2 लोगों के खिलाफ इसे लेकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब ये धोखा कैसे दिया गया, 55,000 रुपए कैसे हड़पे गए, ये फिलहाल जांच का विषय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में मुस्लिमों का ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद भी राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा और गर्मा गया। प्रदेश में 13 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण में शामिल हैं। इनको लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि 4 जून के बाद सरकार इन जातियों की समीक्षा कराएगी। ये रिपोर्ट देखिए। बीच चुनाव, मुस्लिम आरक्षण पर तनाव। आरक्षण की परीक्षा, 4 जून के बाद समीक्षा। कोटे पर घमासान, अब ओबीसी मुसलमान। गहलोत का बयान चिढ़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर डाला है।
अब इसकी लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। अब आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है और ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू कराएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। बता दें कि 1998 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी, जिनमें सिंधी मुसलमान, नागौरी मुसलमान, धोबी मुस्लिम, कायम खानी, नगरची दमामी मुस्लिम, राणा मुस्लिम, बारोट मुस्लिम, मदारी, बाजीगर गैर हिंदू, नट गैर हिंदू, मोची गैर हिंदू, लखाड़ा और फकीर शामिल है। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम आरक्षण के रिव्यू को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मंडल कमीशन की सिफारिश में जो रिपोर्ट बनाई गई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के पश्चात विभिन्न धर्मों के विभिन्न 3700 से अधिक जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया था, जो पूरे देश भर में अनेक प्रदेशों में लागू है। और मंडल कमीशन की सिफारिश में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें जिन जातियों का उल्लेख है उन्हें ही आरक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों का आरक्षण दिया गया था। भजनलाल सरकार के मुस्लिम जातियों के आरक्षण का रिव्यू करने की मंशा को लेकर अब सियासी विवाद तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के कुछ समय बाद विधानसभा का बजट सत्र है। सरकार विधानसभा सत्र से पहले इसे लेकर कोई फैसला करती है तो सदन में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करेंगे इस बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और 58 सीटों तक अब तक वोट प्रतिशत की बात करें तो 58 सीटों पर अब तक 39.13% मतदान हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर 1 बजे तक सबसे अधिक बंगाल में 54.80% वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक आंकड़ा 35.22% पहुंच चुका है। हरियाणा में दोपहर 1 बजे तक 36.48% मतदान हुआ है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 36.48% मतदान। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 42.54% मतदान हुए हैं तो ओडिशा में दोपहर 1 बजे तक 35.69% मतदान हुए। बंगाल में दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा 54.80% वोट कास्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 1 बजे तक 37.23% मतदान हुए हैं, जबकि दिल्ली में जहां पर सातों की सातों सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, दोपहर 1 बजे तक 34.37% मतदान हुए हैं। तो दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं। हालांकि वोट परसेंटेज अभी और बढ़ेगा। शाम 6 बजे तक मतदान होने वाले हैं। दोपहर में थोड़ी रफ्तार धीरे हो गई है, लेकिन माना जा रहा है शाम होते होते एक बार फिर से जो वोट परसेंटेज है वो रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि शाम को बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। तो दिग्गज भी लगातार मतदान कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, एस जयशंकर और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर और बांसुरी स्वराज, जो कि खुद चुनावी मैदान में है। सुषमा स्वराज की बेटी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। अपने पिता के साथ वो वोट कास्ट करने पहुंची थी। तो राष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गजों ने अपना अपना वोट कास्ट कर लिया है। सुबह से ही जो दिग्गज थे वो पोलिंग बूथ पर नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह 7 बजे ही सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट कास्ट किया। आई एम अ प्राउड वोटर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर
सेल्फी भी ली और लोगों से ये अपील भी की कि सभी अपना वोट कास्ट जरूर करें। तो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। छठे चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। गर्मी काफी ज्यादा, इसके बावजूद लोगों के हौसले बुलंद हैं और लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर न सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बल्कि अपने कर्तव्य का भी निर्वहन कर रहे हैं। कई अलग अलग खास तस्वीरें छठे चरण के मतदान से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रण में दिग्गजों ने ताल ठोकी है, वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदान के लिए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में आम से लेकर खास लोग भी लगातार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी निभाने के लिए लोगों में कितना उत्साह है। जहां पर 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होने से पहले ही कई लोग कतारों में लग गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा की भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी वोट कास्ट कर लिया है और इसके साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी मतदान किया। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है। हिंगोनिया गौशाला में गायों की बदहाली से जुड़ा हुआ यह मामला और मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान के मुद्दा उठाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर ने गौशाला का दौरा किया। गायों के लिए छाया करने से लेकर चारा लाने और नए बाड़ा तैयार करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और बात गर्मी की, प्रदेश में गर्मी चरम पर है। कई जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। अगले कुछ दिनों में राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है और इसी को देखते हुए भीलवाड़ा के दूधाधारी मंदिर प्रशासन ने मंदिर में एसी लगाया है ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। साथ ही भगवान के श्रृंगार में भी बदलाव किया गया है। इस विशेष श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की खास तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। गर्मी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। भीलवाड़ा जिले में तापमान 45 डिग्री तक जा चुका है। कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम खड़े हैं दूधाधारी मंदिर में। गर्मी को देखते हुए यहाँ पे भी कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ठाकुर जी को नौका विहार कराया जा रहा है और राधा रानी और कृष्ण भगवान के पहनाव में बदलाव किया गया है। कमरे में एसी लगाया गया है। यही नहीं, बाहर खसखस की टाटी लगाई गई है जो कि पूरे जल से भिगो रखी ताकि जो हवा इसके पार करके जो उधर जाए वो शीतल हवा जाए। कहीं ना कहीं आधुनिक रूप में अंदर एसी लगाया हुआ है और बाहर खसखस की टाटी। हमारे साथ कल्याण जी हैं जो कि इस मंदिर के महंत हैं। इनसे बात करेंगे क्या क्या बदलाव किए गए ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। वैशाख महीना पूर्ण हो चुका है और ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है। ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रदेश हमारा। नमस्कार।